हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने वैम मतलब वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड सीखा इनिशियल बेसिक्स फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। अगर स्टार्टिंग से देखें जहां पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया था, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को समझा, फॉर्मुलेशन, कुछ बेसिक डेफिनेशंस, देन हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सीखा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का, देन लिस्ट कॉस्ट मेथड एंड देन वैम। ठीक है ना। सबसे लास्ट वीडियो में हमने वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड सीखा। अब इसमें से हमने देखा कि सबसे जो बेटर सॉल्यूशन देता है या इंप्रूव्ड सॉल्यूशन देता है वैम। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आएगा। सिंपली वो लिखता है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है ना। जैसे अगर यही क्वेश्चन होता तो यहां पे सिंपली लिखता फाइंड इनिशियल बेसिक को हटा दीजिए, तो वो लिखता क्या, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है ना। ये पूरा हटा दीजिए, क्यों लिखता सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो आपको करना क्या है, पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। उसके लिए जो कंडीशन था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस्ड होना, वो चेक करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का जो भी मेथड है यहाँ पे उन मेथड्स को लगाएंगे। और जो भी आपसे पूछे, जैसे कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में बोल देता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का यूज करते हुए इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, तब तो आप नॉर्थ वेस्ट से ही सॉल्व करेंगे। अदरवाइज सिंपली वो लिखे कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो आप वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब जब ये निकाल लिया तो सॉल्यूशन मेरा, चाहे किसी भी मेथड से आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला, इन तीनों मेथड से किसी से भी, तो वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं ये आप चेक करेंगे ना, जिसको हम क्या बोलते हैं ऑप्टिमिलिटी कंडीशन या ऑप्टिमिलिटी चेक। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ऑप्टिमिलिटी चेक करने के दो मेथड्स हैं। ठीक है ना। जिसमें बहुत फेमस है वो क्या है, मोडी मेथड। एक जो मेथड है उसको अगर देखेंगे तो वो जो एक जो और मेथड है टेस्ट फॉर ऑप्टिमिलिटी में, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा उतना मतलब फेमस नहीं है। ठीक है। लेकिन दूसरा जो है ये मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये बहुत फेमस है। हम इसी मेथड से करेंगे। ठीक है ना। और आप कोई भी बुक देखेंगे वो सजेस्ट करते हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो हम इसी मेथड से करेंगे, मोडी मेथड से। तो अब मैं आता हूं ऑप्टिमिलिटी चेक पे। ठीक है। ऑप्टिमिलिटी चेक जब करेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मेरा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो आपने निकाला है किससे, किसी भी मेथड से, चाहे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, चाहे लिस्ट कॉस्ट या वैम। ठीक। तो उस मेथड से जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, बस आपको चेक करना है ऑक्यूपाइड सेल्स जो है ना वो m+n-1 है या नहीं। जहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, m×n की। ठीक है ना। तो m+n-1 टोटल एलोकेशंस है क्या, पहले तो ये चेक करना है। अगर नहीं है, इससे कम है, दैट मीन्स सॉल्यूशन डीजेनरेट है, तो उसको फिर क्या करेंगे, आप नॉन डीजेनरेट बनाएंगे। मतलब स्ट्रिक्टली आप जो ऐसे अगर मैं बोलूं तो जो बुक्स में देखते हैं आप स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एलोकेशंस की नंबर कितनी होनी चाहिए, m+n-1। अगर मान लीजिए एक कम है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे आपको मैं बताऊंगा आगे बिल्कुल लास्ट में कि जब डीजेनरेट सोल्यूशन आ जाए तो आप करते क्या है कि किसी भी सेल में आप अपने से एक आर्बिट्रेरी इप्सिलॉन, इसको मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, जीरो के बहुत करीब, ये एलोकेट कर देते हैं किसी भी सेल में, ताकि मेरा टोटल नंबर ऑफ जो एलोकेशन है या ऑक्युपाइड सेल्स है वो m+n-1 बन जाए। अब इस इप्सिलॉन को पॉजिटिव एलोकेशन मानते हुए अगेन आप मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा के ऑप्टिमिलिटी चेक कर लेंगे। जब ऑप्टिमल सोल्यूशन जैसे ही आ जाएगा उसके बाद फाइनल सोल्यूशन जब लिखेंगे तो इप्सिलॉन को 0 सेट कर देंगे, क्योंकि इप्सिलॉन हमने बस सिंपली ऐड इसलिए किया था कि सोल्यूशन नॉन डीजेनरेट बना रहे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको मैं बताऊंगा अलग से कि कैसे इसको हैंडल करते हैं। बट फिलहाल अगर टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस, पॉजिटिव एलोकेशंस अगर मैं बोलूं m+n-1 है नंबर में,
मेरा सोल्यूशन नॉन डिजेनरेट है, और नॉन डिजेनरेट है तभी आप मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा सकते हैं। पहली चीज तो ये दिमाग में बिठा लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस, पॉजिटिव एलोकेशंस कितने होने चाहिए? m + n - 1, तभी आप मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा सकते हैं। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज चेक करिएगा। तो चलिए अब मैं पूरे एल्गोरिदम को बताता हूं। तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड चेक करने से पहले चेक कर लीजिएगा कि ये m + n - 1 पॉजिटिव एलोकेशंस है कि नहीं। अगर हैं, सोल्यूशन नॉन डिजेनरेट है, दैट मीन्स हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा सकते हैं। और अगर नहीं है, मतलब डिजेनरेट है, तो आप क्या करेंगे? जनरली आपका ये जो क्वांटिटी जितना नंबर आएगा ना, उससे एक कम आएगा। जैसे यहाँ पे 6 है ना, m + n - 1 मैंने बताया था आपको 6 है। देखिए 6 एलोकेशंस है, तो ये 6 के इक्वल है। अब किसी भी प्रॉब्लम में आप सॉल्व करते ये 5 आ गया, मतलब एक कम हो गया। तो किसी भी एक अपने से आप चूज कर लीजिएगा, उसमें एप्सिलॉन एलोकेट कर दीजिएगा अपने से, ताकि अब मेरा करंट जो ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो नॉन डिजेनरेट हो गया, और उसके बाद फिर जो है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आप लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पे अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यहां पे नॉन डिजेनरेट है। तो अब उसके आगे क्या करेंगे? अब उस प्रोसेस पे हम मूव करते हैं। तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है? सेम उसी तरीके से जैसे सिंप्लेक्स मेथड में आप नेट इवैल्यूएशन कैलकुलेट करते थे ना, ZJ - CJ, यहां पे भी उसी तरीके से आप चेक करेंगे नेट इवैल्यूएशन ZJ - CJ टाइप का। ठीक है, कैसे? ZJ - CJ। चलिए, सो यहां पे कुछ इश्यूज आ गए लग रहा है। चलिए मैं ओके, हाँ ठीक है। तो यहां पे इसी टाइप का आप ZJ - CJ इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है ना, लेकिन यहां पे कंडीशन कैसी होती है वो आपको याद करना होगा। तो चलिए मैं उसको जब करूंगा तो बताता हूं करना क्या होता है। अब देखिए मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को मैं एक एक स्टेप को करके बता रहा हूं। सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट होना चाहिए। डिजेनरेट है, आप किसी भी सेल में एप्सिलॉन एक क्वांटिटी को एज्यूम करते हुए कि ये 0 के बहुत पास है, पॉजिटिव है, एलोकेट करके नॉन डिजेनरेट बना लेंगे, और फिर जो है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे मूव करेंगे। तो इसका स्टेप फर्स्ट क्या होगा मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का, अब मैं बताते हुए इसी एग्जांपल के थ्रू करूंगा। ठीक है ना, तो देखिए मेरा फाइनल जो टेबल आया था इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यही से आप स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं कि इधर रोज, ये देखिए इसको मैं रोज ले रहा हूं, तो रोज की तरफ जो वेरिएबल आप एज्यूम करते हैं UI, और कॉलम्स की तरफ क्या एज्यूम करते हैं VJ। तो ऐसे आप लिखेंगे, मतलब क्या हुआ, रो 1 के लिए मेरा U1, रो 2 के लिए U2, रो 3 के लिए U3, और कॉलम 1 के लिए V1, कॉलम 2 के लिए V2, इसके लिए V3, और कॉलम 4 के लिए V4। तो मैं क्या बोल रहा हूं, रो के लिए जो करेस्पॉन्डिंग रोज हैं उसके लिए वेरिएबल्स का जो यूज करते हैं आप UI, अपने से एज्यूम करना होता है, और कॉलम्स के लिए VJ। सबसे पहला ये आप वेरिएबल्स चूज कर लेंगे। अब क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी होगी, क्या? U1, U2, U3, और उसी तरीके से V1, V2, V3, V4 के लिए। तो ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं आप? जो ऑक्युपाइड सेल्स है ना, वहां से क्या करेंगे, जो करेस्पॉन्डिंग UI है और VJ, इसका सम जो ऑक्युपाइड सेल्स है ना, मतलब जहां पे आपने एलोकेशन किया है उसके कॉस्ट के इक्वल कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप क्या करेंगे, जितने भी एलोकेशंस हैं उतने एलोकेशंस के करेस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन बनेगा। जैसे यहाँ पे 6 एलोकेशंस है, तो UI और VJ को लेके 6 इक्वेशन इस तरीके से बनेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आप जो ये फाइनल टेबल आया है ना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये नॉन डिजेनरेट है। अब क्या करेंगे आप, जो रोज है उसके करेस्पॉन्डिंग UI वेरिएबल्स और जो कॉलम्स है उनके करेस्पॉन्डिंग VJ, ये वेरिएबल्स आप एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करने के बाद आप क्या करेंगे, जो एलोकेटेड सेल्स है उनके करेस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन आप यूज करेंगे। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, मतलब ये इक्वेशन जो है आप बनाएंगे, और कितने बनेंगे ये टोटल, m + n - 1। ठीक, अब इन इक्वेशन से ये जो करेस्पॉन्डिंग UI और VJ की वैल्यूज है वो निकाल लीजिए। आपने निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए, जो अनऑक्युपाइड सेल्स है, ये
अनऑक्युपाइड सेल्स हैं, इनके लिए आप नेट इवैल्यूएशन निकालते हैं। और यहां पे नेट इवैल्यूएशन कैसा होता है याद करिए, यहां पे नेट इवैल्यूएशन इस तरीके से आता है, UI प्लस VJ माइनस CIJ। अब ये कहां पे लगेगा, अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए, ये मेरा नेट इवैल्यूएशन है। अब इसको नाम आप चाहे तो WIJ दे दीजिए, ठीक है ना। अब अगर ये हर एक अनऑक्युपाइड सेल के लिए ये जो नेट इवैल्यूएशन है ये लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो मेरा करंट सोल्यूशन ये जो है, मतलब करंट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, ये ऑप्टिमल है। और अगर किसी भी एक के लिए ये पॉजिटिव आ गया तो मेरा करंट सोल्यूशन जो है ऑप्टिमल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, हम ऑप्टिमल बनाएंगे इसको। बिल्कुल सिंप्लेक्स मेथड की तरह चलता है। फिर से मैं एक बार इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करता हूं। रोज के करेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स होंगे UI, कॉलम्स के करेस्पॉन्डिंग VJ, ठीक है ना। ऑक्युपाइड सेल्स जो हैं उनके लिए ये रिलेशन से आप इक्वेशंस बनाएंगे। कितने बनेंगे, m+n-1। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप UI और VJ ये जितने वेरिएबल्स हैं सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे। फिर क्या करना है, अनऑक्युपाइड सेल्स जहां पे आपने एलोकेशंस नहीं किए हैं उनके हर एक के लिए ये नेट इवैल्यूएशन निकालेंगे। क्या होगा, UI प्लस VJ माइनस CIJ। अगर हर एक अनऑक्युपाइड सेल के लिए ये नेट इवैल्यूएशन लेस देन और इक्वल टू 0 है, मेरा करंट सोल्यूशन ऑप्टिमल है। और अगर किसी भी एक अनऑक्युपाइड सेल के लिए ये नेट इवैल्यूएशन पॉजिटिव आ गया, मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। अब इसको हम ऑप्टिमल बनाएंगे। अब ऑप्टिमल बनाएंगे तो रूल वही है जैसा हमने सिंप्लेक्स में किया। बेसिस में ये जो वेरिएबल्स है ना, ये जो ऑक्युपाइड है, इसमें से एक निकलेगा और जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स मतलब अनऑक्युपाइड सेल्स में से कोई एक वेरिएबल बेसिक वेरिएबल बनेगा। मतलब यहां पे हम कुछ ना कुछ एलोकेट करेंगे। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। अब क्या कैसे करेंगे वो, तो अब चलिए अब ऑप्टिमिलिटी चेक कर लिए। मान लीजिए इसमें से एटलीस्ट एक पॉजिटिव है, मैं मान के चलता हूं एक से अधिक पॉजिटिव होंगे ना नेट इवैल्यूएशन अनऑक्युपाइड सेल के लिए। तो आपको क्या करना है, वो अनऑक्युपाइड सेल सेलेक्ट करना है जिसके लिए ये नेट इवैल्यूएशन जो है सबसे बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी है। मतलब सबसे बड़ी पॉजिटिव नंबर नेट इवैल्यूएशन में जिस सेल का है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये मेरी सबसे पॉजिटिव, चाहे यहां से सबसे आसानी से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, चलिए इसी को मैं मान लेता हूं, ये मेरी सबसे पॉजिटिव आती है, ठीक है ना। ये सबसे पॉजिटिव नेट इवैल्यूएशन, सबसे बड़ी पॉजिटिव नेट इवैल्यूएशन यहां पे आता है, ठीक है। अब करना क्या है, आपको यहां पे थीटा एलोकेट कर देना होता है एक एलोकेशन के तौर पे। यहां पे एक थीटा अपने आप एलोकेट कर देंगे। अब क्या करना है, लूप बनाना होता है। अब देखिए लूप का रूल है, जब आप लूप बनाएंगे, इस लूप यही से स्टार्ट होता है जहां पे आप थीटा एलोकेट कर रहे हैं। मतलब जिस अनऑक्युपाइड सेल के लिए नेट इवैल्यूएशन सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी आई है, वहां पे आपने थीटा एलोकेट कर दिया। लूप यही से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। अब लूप का जो रूल है वो मैं कुछ बता देता हूं। लूप क्या होता है, इस तरह से क्लोज लूप बनाना होता है। मतलब ये क्या होता है, एक क्लोज पाथ होता है, ठीक है ना, जो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन टेबल में 4 या 4 से अधिक सेल्स को इन्वॉल्व करके इस तरह से एक रेक्टेंगुलर, या कोई जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर ही बनेगा, इस तरह से एक क्लोज पाथ बनता है। और हमेशा याद रखिए जो भी लूप बनेगा उसमें ये जो ऑक्युपाइड सेल्स है, ऑक्युपाइड सेल्स मतलब जो इंगेज सेल्स हैं, वो नंबर में इवन होनी चाहिए, ऑड नहीं लेना है। तो इसीलिए जब भी बनाएंगे मिनिमम 4 है, उसके बाद या तो 6 लेंगे, या तो 8 लेंगे, या तो 10 लेंगे, ठीक है ना। मतलब जो लूप बनाएंगे उसमें जो ऑक्युपाइड सेल्स में गलत हो जाएगा, इंगेज सेल्स बोलिए। तो जो इंगेज सेल्स होंगी वो नंबर में या तो 4 होंगी, मिनिमम 4 होना चाहिए, या तो 6, या तो 8, या तो 10 इवन होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा जो रूल है कि कोई भी, जब ये आपने लूप बनाया ना, तो कोई भी ये लाइन आप बनाएंगे ना, इस लाइन में, ठीक है ना, कोई भी 3 सेल्स नहीं आनी चाहिए। ये चीज याद रखिएगा, कोई भी 3 सेल्स नहीं आनी चाहिए, 3 या मोर, हमेशा 2 ही होनी चाहिए। ये चीज याद रखिएगा प्लीज।
ठीक है, तो ये रूल है। अब इस रूल से आपने एक क्या कर लिया, लूप बना लिया। तो जैसे अगर ये कंडीशन होता तो देखिए कैसे लूप बनाएंगे, यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो देखिए आपने ये लूप बनाया यहां पे। ये अब ऑब्वियस सी बात है, लूप जब भी बनाएंगे ना ऑक्युपाइड सेल्स को लेके बनाएंगे, ये भी चीज याद रखिए। अनऑक्युपाइड सेल्स को काउंट नहीं करते हैं इसमें। तो जब भी लूप बनाएंगे ऑक्युपाइड सेल्स को लेके बनाएंगे। तो जैसे ये ऑक्युपाइड है, अभी ऑक्युपाई किया ना थीटा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, 11 है, 4 है और 3, ये एलोकेशंस है। तो ये ऑक्युपाइड सेल्स को काउंट करते हैं। जैसा मैंने बोला ना कि 3 नहीं होने चाहिए, तो आप ऑक्युपाइड सेल्स से ही ये मिलके ये क्लोज लूप बनाएंगे। तो जैसे देखिए ये मैंने एक लूप बना दिया। अब ये मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या बोलता है कि जो थीटा आपने एलोकेट किया है ना, ठीक है ना, तो ये अल्टरनेट, जैसे आप यहां से सेलेक्ट किए, ठीक है ना, थीटा यहां एलोकेट किया आपने, तो थीटा अगर यहां एलोकेट कर रहे हैं तो उसी तरीके से जो और मेरी सेल्स हैं, इसमें जो इंगेज सेल्स हैं, यहां पे थीटा अल्टरनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना, और फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर से इस रूल को समझिए। मैंने निकाला नेट इवैल्यूएशन अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए। अगर किसी एक का पॉजिटिव है, एक से अधिक अगर पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, सबसे मोस्ट पॉजिटिव जो सेल, अनऑक्युपाइड सेल जहां जिसके लिए नेट इवैल्यूएशन पॉजिटिव है ना, सबसे लार्जेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसको यही से एक लूप स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ऑक्युपाइड सेल्स को लेते हुए, और क्लोज लूप बनाना है। क्लोज लूप का मैंने रूल बताया। बनाने के बाद क्या करेंगे, जो सेलेक्ट किया यहां थीटा अल्टरनेट यहां पे ऐड किया, मतलब थीटा एलोकेट कर दिया ना, तो अल्टरनेट, और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ये चीज याद रखिए, एंटी क्लॉकवाइज मूव करिएगा, कोशिश यही करिएगा एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करें। नहीं बनता है तो फिर मजबूरी में क्लॉकवाइज जाइए, अदरवाइज एंटी क्लॉक हमेशा रखिएगा। जैसे देखिए ऐसे चल रहा, तो यहां पे थीटा ऐड किया, तो यहां पे थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर थीटा ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट अल्टरनेटिवली। अब क्या करना है कि इसमें से थीटा की वो वैल्यू आपको असाइन करनी है सच दैट कि इसमें से एक जो ऑक्युपाइड सेल है ना, पहले से ठीक इसको छोड़ के यहां पे ये जो पहले से ऑक्युपाइड है, इनमें से कोई एक 0 हो जाए और बाकी जो है ना पॉजिटिव बनी रहे। तो यहां पे देखिए दैट मींस क्या हुआ, इन मिनिमम में से जहां जहां माइनस है उसको चेक करिए। तो देखिए यहां पे और यहां पे यही 0 होंगे, अदरवाइज यहां पे तो ये तो पॉजिटिव ऐड होगा। तो 11 है और 3 है, मिनिमम क्या है 3। तो थीटा को आप क्या करेंगे, 3 असाइन कर देंगे। जैसे ही थीटा को 3 असाइन किया आपने, तो ये मेरा क्या हो गया, ध्यान दीजिए, ये मेरा 3 हो गया। यहां थीटा को 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब मेरा ये 8 हो गया। यहां पे 3 ऐड करेंगे तो 4 + 3 ये क्या हो जाएगा, मेरा 7 हो जाएगा। तो यहां पे मेरा 7 हो गया, उसी के अकॉर्डिंगली चेंज कर दीजिए। और देखिए ये 3 - 3 ये क्या हो गया, 0 हो गया। और जैसे ये 0 हुआ, अब ये नॉन बेसिक सेल हो गई, मतलब इस यहां पे जो कुछ भी था इसको हटा दीजिए। तो अब ये नया बन गया। पहले क्या था, अगर आप ध्यान देंगे तो मेरा जो एलोकेशन था ये 8 था, ये 7 था और यहां पे 4 था, सॉरी 8 था, 7 था और ये मेरा क्या था, यहां पे शायद था ना, हाँ यहां पे था, यहां पे क्या था, 3 था, मेरे ख्याल से 3 था, हाँ ठीक है ये था। अब जब मैंने थीटा अल्टरनेट किया तो ऐड करने के बाद जो चेंज किया, यहाँ 8 नहीं था फ्रेंड्स, वो कुछ नंबर रहे होंगे, वो यहां से पता चलेगा, मैंने बताया था ना 11 रहा होगा, उसके बाद फिर 4 कहीं रहा होगा, फिर 6 ये थे, वो मैंने जस्ट अभी इरेज किया ना, तो उसको मैं फाइनली लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो था, मैं उसको नोट किया था, मैं लिखता हूं, यहाँ पे पहले 4 था ओरिजिनल, यहाँ पे 11 था और यहाँ पे 3 था, ठीक है। तो मैंने जब थीटा यहाँ पे 3 एलोकेट किया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया था 3, तो ये 8 हो गया, यहाँ पे 3 ऐड किया था तो 4 हो गया। और यहाँ पे जैसे ही मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया था, ये मेरा 0 हो गया था, तो ये मेरा गायब हो गया, ठीक है ना, ये गायब हो गया था, मतलब ये नॉन बेसिक हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और फिर सेम वही प्रोसेस, फिर UIVJ नया जो टेबल आएगा, UIVJ निकालेंगे, एलोकेटेड सेल के इक्वेशन से इस तरह से बना के UIVJ की वैल्यूज निकालेंगे। फिर नॉन ऑक्युपाइड सेल्स के लिए फिर से नेट इवैल्यूएशन आप टेस्ट करेंगे, और तब तक करते रहना है जब तक
अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए नेट इवैल्यूएशन, हर एक अनऑक्युपाइड सेल के लिए नेट इवैल्यूएशन लेस देन और इक्वल टू 0 न हो जाए। पूरा प्रोसेस समझा दिया। अब चलिए, अब मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को मैं अब इसी न्यूमेरिकल में मैं अप्लाई करता हूं। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए अब ये एलोकेशंस को मैं हटा रहा हूं, ओरिजिनल को लिखूंगा, क्योंकि अब मैं फ्रेश पूरे जो न्यूमेरिकल मेरा आया था इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वैम मेथड से जो मैंने किया था उसको मैं लिखूंगा। तो चलिए क्या क्या एलोकेशंस थे। यहाँ पे 11 था, ओरिजिनल देखना है आपको। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4 था, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 3 था, ठीक है ना, ये 7 था, ये 12 था। ये देखिए मेरा ओरिजिनल था जो हमने किया था, ये देखिए 6 17 वाले पे था सेकेंड ए, ठीक है, फिर 3 किया था सेकेंड बी 18 वाले पे यहाँ पे, ठीक है, और फिर लास्ट में देखिए 7 और 12 किया था। ये पूरा कंप्लीट, ये ओरिजिनल था वैम मेथड से जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपने निकाला था। ठीक है, अब चलिए अब पूरे प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, सो अब मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में लगा रहा हूं। मैंने वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला। आप किसी भी मेथड से निकालते, इनमें से यहां पे आते, सबसे पहले क्या चेक करना है, तो सॉल्यूशन मेरा जो करंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो नॉन डिजेनरेट है। तो यहां पे लिखिए सिंस टोटल एलोकेशन ना, टोटल एलोकेशंस इज कितना है, m प्लस n माइनस 1। ये देखिए टोटल 6 है, वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो दिस विल इंप्लाई इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज व्हाट, नॉन डिजेनरेट, नॉन डिजेनरेट। अगर ये डिजेनरेट होता तो क्या करते, किसी भी अपने आर्बिट्ररी इप्सिलॉन किसी भी सेल में लगा के इसको नॉन डिजेनरेट करते और फिर जो है यही प्रोसेस आप स्टार्ट करते। तो चलिए यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहां से इंट्रोड्यूसिंग, जैसा मैंने बोला आपको UI VJ ना, सो इंट्रोड्यूसिंग रो वेरिएबल्स क्या, U1 U2 U3 एंड कॉलम वेरिएबल्स क्या, V1 V2 V3 V4, ठीक है ना। वी हैव मैंने क्या रूल बोला था, ऑक्युपाइड सेल्स के लिए ये रिलेशन आपको यूज करना है, UI प्लस VJ दिस इज इक्वल टू CIJ। अब चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहां पे आते हैं, ये कौन सा है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, मतलब यहां पे है मेरा क्या, मैं लिख देता हूं U1 U2 और U3। तो क्या हो जाएगा, ये U1 प्लस V4 इक्वल टू, ये कॉस्ट क्या है 13, ये चीज आपको याद रखना है। तो U1 प्लस V4 इक्वल टू ये कॉस्ट CIJ मतलब 13, ठीक है। तो यहां पे लिखिए U1 प्लस V4 दिस इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब चलिए फर्स्ट रो में ये था, सेकेंड रो में आते ये देखिए U2 V1, तो U2 प्लस V1 और यहां पे कॉस्ट क्या है 17, ये लिखेंगे। तो यहां पे ऐसे लिखते जाइए ना, तो U2 प्लस V1 दिस इज इक्वल टू 17, ये सेकेंड रो के करेस्पॉन्डिंग में लिख रहा हूं, रो वाइज अलग अलग लिखिए। यहां पे क्या है, U2 प्लस V2 इक्वल टू ये कॉस्ट 18, तो इसको भी लिखिए U2 प्लस V2 दिस इज इक्वल टू 18। प्लीज चेक करिएगा, फिर कोई और है क्या, यहां पे देखिए U2 प्लस V4 इक्वल टू 23, सो U2 प्लस V4 दिस इज इक्वल टू 23। प्लीज चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स,
ये हो गया मेरा सेकेंड रो के करेस्पॉन्डिंग। फिर थर्ड रो के करेस्पॉन्डिंग आइए, इधर देखिए u3 प्लस v2 इक्वल टू 27। सो u3 प्लस v2 दिस इज इक्वल टू कितना है, एक मिनट फिर से चेक करते हैं, 27 है, 27 प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। सो u3 प्लस v2 दिस इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट u3 प्लस v3 इज इक्वल टू 18, ठीक है ना। सो u3 प्लस v3 दिस इज इक्वल टू 18। अब देखिए टोटल 6 आने चाहिए, 6। ऐसा मैंने क्यों बोला, ऐसा लिखने का एक फायदा है रो वाइज। अब देखिए स्टार्टिंग इसमें हमें क्या करना है, u1 v1 सॉरी u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 इसकी वैल्यूज निकालनी है ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इन वेरिएबल्स को यूज करके, और ये इक्वेशन मेन होगा, इस इक्वेशन को आपको याद करना पड़ेगा, ui प्लस vj इक्वल टू cij। ये जो कर रहे हैं इक्वेशंस बनाया आपने ऑक्युपाइड सेल्स के करेस्पॉन्डिंग बनाया ना, ऑक्युपाइड जहां पे मैंने ऑक्युपाई किया है उन सेल्स के लिए ये रिलेशन यूज करके मैंने ये इक्वेशन बनाया। अब इसके आगे अब ये वैल्यूज निकालनी है, तो ये लिखने का फायदा क्या होता है, ऐसे अलग अलग जिसमें ज्यादा इक्वेशन है ना, और जो वेरिएबल सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है उसी को 0 सेट कर दीजिए। तो सेट करिए आप, क्या किसको 0 सेट करेंगे, देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से v2 2 बार यूज हुआ, v3 1 बार, v4 2 टाइम्स, v1 1 टाइम्स, u1 1 बार, u3 2 टाइम्स। लेकिन यहां पे देखिए जो u2 है ना वो मेरा 3 टाइम्स यूज हुआ है, तो इसी को सेट कर दीजिए 0। मतलब जो वेरिएबल सबसे ज्यादा बार यूज हुआ हो ना उसको 0 सेट कर दीजिए। तो जैसे ही आपने u2 को 0 सेट किया, यहां से v1 की वैल्यू आ जाएगी, v1 की वैल्यू 17। देखिए ये u2 0 सेट किया, v2 की वैल्यू मेरी क्या आ गई 18, और यहां से देखिए v4 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 23। ठीक, अब ये निकाल लिया तो बाकी रिमेनिंग वेरिएबल्स की वैल्यूज निकल जाएंगी। अब देखिए यहां से u1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u1 की वैल्यू देखिए यहां पे v4 23 रखिए, तो इधर 23 रखेंगे तो u1 प्लस 23 दिस इज इक्वल टू 13, इधर जाएगा -23 होगा, मतलब ये -10 हो जाएगा। तो u1 की वैल्यू मेरी क्या आ गई -10। प्लीज चेक करिएगा, u1 की वैल्यू आ गई -10। मुझे u3 की वैल्यू निकालना है, देखिए मेरा v2 निकला हुआ है 18, यहां पे रख दीजिए। तो यहां से u3 की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन से, u2 की वैल्यू 18 रखिए, तो 27 माइनस 18 ये आता है 9, ठीक है ना। तो मेरा u3 जो है आ गया 9। v1 v2 v3 नहीं निकला, अब यहां पे रख दीजिए। तो इस इक्वेशन से रखेंगे, यहां पे u3 की वैल्यू 9 रखेंगे, इधर जाएगा 18 माइनस 9, तो v3 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 9, ठीक है ना। अब देखिए आपने सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल लिया, u1 -10, u2 0, u3 9, v1 17, v2 18, v3 9, v4 23। अब क्या करना था, मैंने बोला था नेट इवैल्यूएशन निकालेंगे अनऑक्युपाइड सेल के लिए। सो अब मैं आता हूं नाउ नेट इवैल्यूएशन फॉर अनऑक्युपाइड सेल्स, अनऑक्युपाइड सेल्स क्या करेंगे, चलिए एक एक को करना है। सबसे पहला अनऑक्युपाइड सेल क्या है, ये है, ये मेरा क्या है W11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको निकालिए W11 रिलेशन मैंने क्या बोला था, ये होगा u1 प्लस v1 माइनस c11। जो मैंने रिलेशन बताया था ये भी याद करना होगा। wij की वैल्यू जो आती है वो क्या होता है ui प्लस vj माइनस cij, ये फार्मूला लगेगा अनऑक्युपाइड सेल के लिए। तो चलिए u1 की वैल्यू तो मैंने निकाला, u1 की वैल्यू -10, v1 की वैल्यू 17 निकाला आपने, माइनस c11 जो कॉस्ट है, अनऑक्युपाइड सेल में जाके चेक करना होगा, ये कॉस्ट है मेरी 21, प्लीज चेक करिएगा। तो ये मेरा है 21। तो यहां से इन दोनों से +7
21 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 आता है क्या, प्लीज चेक करिएगा। तो ये मैं निकाला तो ये -14 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। ये देखिए निगेटिव आ गया, कोई इशू नहीं। अगली अनऑक्युपाइड सेल पे आइए। अगली अनऑक्युपाइड सेल है W12, तो W12 निकालिए। W12 क्या हो जाएगा, U1 प्लस V2 माइनस C12। चलिए फटाफट रखिए, U1 की वैल्यू क्या है -10, V2 की वैल्यू क्या है 18, माइनस C12, इसकी कॉस्ट देख लीजिए प्लीज चेक करिए 16, तो ये कॉस्ट हियर इज 16, तो ये मेरा कॉस्ट हो गया 16। तो यहां से आ गया +8 मतलब -8 आएगा, ये भी निगेटिव। तो W12 मैंने निकाला -8। अब चलिए यहां पे आते हैं W13, तो W13 अनऑक्युपाइड सेल अगली जो है वो W13, ठीक है ना, 13 क्या हो जाएगा U1 प्लस V3 माइनस C13। U1 की वैल्यू आपने निकाला है, बार बार यूज हो रहा है, -10 प्लस V3 की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखा है, V3 की वैल्यू देखिए 9 है, तो V3 की वैल्यू 9 माइनस कॉस्ट C13 कॉस्ट यहीं पे आएंगे आप 25 है, प्लीज चेक करिए। तो ये भी निगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है 25, ठीक है ना। यहां से -1 मतलब ये -26 हुआ, ये भी निगेटिव आ गया, प्लीज चेक करिएगा। अब अगले पे चलते हैं, अगला आइए सेकेंड रो में यही एक है, क्या है ये देखिए W सेकेंड रो थर्ड कॉलम W23, प्लीज चेक करिए। तो ये है मेरा W23 मतलब U2 प्लस V3 माइनस C23। U2 आपने निकाला है, U2 को 0 सेट किया था फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिए, ये तो मेरा हो गया 0, प्लस V3 को आपने कहीं ना कहीं निकाला होगा, V3 देखिए मेरा 9 है, तो ये हो गया मेरा 9 माइनस C23 निकालिए, कहां गया C23, यहां पे देखिए 14 है, प्लीज चेक करिएगा, तो यहां पे आ गया 14। तो अब ये सी बात है, ये हो गया -5, ये भी निगेटिव। अब अगला अनऑक्युपाइड सेल थर्ड रो में चलेंगे, क्या है ये 31 मतलब W31 निकालिए, W31 ये क्या हो जाएगा U3 प्लस V1 माइनस C31। तो चलिए U3 आपने निकाला है, U3 की वैल्यू देखिए 9 है, U3 की वैल्यू 9 है, तो ये हो गया 9 प्लस V1 की वैल्यू चेक करिए, V1 की वैल्यू आपने निकाला है 17, तो ये हो गया मेरा 17 माइनस C31 कहां गया कॉस्ट, C31 32 है, सॉरी 32। तो ये देखिए इसको ऐड करेंगे इन दोनों को, तो 26 32 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी माइनस आ गया, 6 हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। ये ड्यूटी आपकी है, ये भी -6 हुआ, निगेटिव आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब लास्ट बचा है, इसको भी चेक कर ले और विश करते कि ये भी निगेटिव आ जाए। ये क्या है W34 ना, W34, सो W34 क्या होगा ये U3 प्लस V4 माइनस C34। U3 आपने निकाला है, प्लीज चेक लीजिए, U3 यहां से 9 आ जाएगा, प्लस V4 आपने कहीं ना कहीं निकाला था, ऊपर देखिए V4 की वैल्यू 23 है, तो ये मेरा हो जाएगा 23 माइनस C34 कहां गया, ये 41, वाह निगेटिव आ गया, बहुत बढ़िया, निगेटिव 41। तो आपने जब कैलकुलेट किया, इनको ऐड करेंगे 32 यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, ये भी निगेटिव। तो क्या रूल था, मैंने बताया था ऑप्टिमिलिटी के लिए, आपने अनऑक्युपाइड सेल के लिए जब नेट इवैल्यूएशन निकाला, तो ये जो नेट इवैल्यूएशन निकाला सबके लिए Wij निगेटिव होना चाहिए या 0 फॉर एवरी I और J ना, तो मेरा करंट सोल्यूशन ऑप्टिमल है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस नेट इवैल्यूएशन क्या है ये Wij इज लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ईच अनऑक्युपाइड
cell. So this will imply current solution is optimal. So this will imply current solution is optimal. ठीक है ना। अब करंट सोल्यूशन ऑप्टिमल है मतलब क्या, जो वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकाला था आपने, ये मेरा करंट सोल्यूशन ऑप्टिमल है। तो यहां से दैट मींस क्या हुआ, मेरा फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसी टेबल से आएगी, और इसी टेबल से आएगी दैट मींस मैंने ये कैलकुलेट किया रहा हूंगा, मैं कहीं ना कहीं यही कॉपी पेस्ट कर देता हूं, मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना। सो यहां से देखिए ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया यही से, और मेरा यही जो है कॉपी कर लिया यहीं पे पेस्ट कर दिया। तो फाइनल जब आंसर लिखते हैं ये क्या हो गया, चलिए फाइनल जब आंसर लिखेंगे यहीं पे लिखेंगे, चलिए सो पेस्ट करिए यहाँ पे, ये देखिए ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इधर हो जाओ, हाँ सही है। सो अब यहां पे लिखेंगे सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है 796, इतना ही आएगा। तो देखिए कितना इस क्वेश्चन से ये चीज क्लियर हो गया कि वैम जो है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एकदम ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे दिया था फ्रेंड्स, बिल्कुल ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिया। ठीक है। तो जो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है इसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। हाँ अब यहां पे अगर ऐसा होता कि किसी यहां पे ये जो अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए नेट इवैल्यूएशन निकाले कोई एक पॉजिटिव होती तो मैंने उसको रूल बताया कि जो पॉजिटिव होती, अगर कई पॉजिटिव होती तो मोस्ट पॉजिटिव वाले को इनकमिंग सेल आप लेते और वहां पे क्या करते, वही से एक क्या करते आप लूप बनाते, एक यहां से स्टार्ट होता, बाकी ऑक्युपाइड सेल्स को इन्वॉल्व करते हुए एक लूप बनाते, थीटा यहां असाइन करते, यहां माइनस करते, फिर प्लस, मतलब थीटा यहां प्लस कर रहे तो यहां माइनस, फिर यहां प्लस, फिर माइनस, अल्टरनेट करते जाएंगे और थीटा को वो वैल्यू असाइन करेंगे सच दैट इसमें से कोई एक जो एलोकेशन है वो 0 हो जाए और करस्पॉन्डिंग जो आएंगे उनको आप लिख देंगे। और फिर यही प्रोसेस जो नई टेबल बनेगी, फिर यही प्रोसेस आप बार बार रिपीट करते हैं और तब तक रिपीट करते हैं जब तक सोल्यूशन ऑप्टिमल न हो जाए। ठीक है। मेरे ख्याल से ये यहां तक क्लियर होगा। अब आप कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि क्या मैं वो एक और एग्जांपल लूं जहां पे लूप्स वगैरह को लेके बताऊं, या फिर मेरे इतने बताने से आपने कोई एग्जांपल आप जाके बुक में देखिएगा और देखने से लूप वगैरह का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो फिर मैं छोड़ दूंगा, सीधे डीजेनरेसी वाला केस में एक एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूं। तो मेरी तरफ से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अब फिनिश हो जाएगा। बस नेक्स्ट वीडियो में मैं डीजेनरेट अगर सोल्यूशन आ जाए यहाँ पे, मतलब टोटल ऑक्युपाइड सेल्स m+n-1 से छोटे हो जाएंगे तो उनको कैसे प्रोसीड करेंगे, उस पर मैं एक एग्जांपल करके ये फिनिश करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट लूप बना के एक और एग्जांपल दूं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम करेंगे ऐसा एलपीपी में बोल रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जहां पे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन डीजेनरेट हो जाए। हालांकि मैंने वो रूल बता दिया, किसी में भी इप्सिलॉन आप ऐड करके प्रोसीड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।